भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मैं बिल्कुल सीधी सीधी बात कर रहा हूं, है ना, वाटर भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसोसिएटेड फॉर्म में नजर आता है। यानी अगर आप किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की बात करें तो ये एक इक्विलिब्रियम है जो वाटर का हमेशा एग्जिस्ट करता है। वो अलग बात है कि सर ये इक्विलिब्रियम मेजरली बैकवर्ड डायरेक्शन में रहता है, क्योंकि वाटर का आगे जाना या डिसोसिएट हो पाना पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो काफी कम होता है। यानी अगर आप पानी देख रहे हैं तो इसका मतलब H2O है और वो H2O H+ और OH- के साथ इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन H+ और OH- इतने नेग्लिजिबल होते हैं कि आप ये मान लेते हैं कि पानी का मतलब है H2O, बात खत्म। यानी जो भी आपको पानी, सीधी सीधी बात कर रहा हूं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना चाहता हूं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो अगर आप पानी का आयनिक प्रोडक्ट की बात करें तो मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को एग्री करेंगे कि वाटर में जो आयनिक प्रोडक्ट वाली बात है वो शायद इन दोनों आयंस के कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट है। यानी अगर वाटर के आयंस की बात की जाए तो वाटर में एक H+ आयन है और वाटर OH- आयन रिलीज कर रहा है, तो किसी भी पर्टिकुलर टेंपरेचर पर H+ और OH- आयंस की जो कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा आयनिक प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है, जिसको Kw कहते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि वाटर क्योंकि न्यूट्रल है इसलिए H+ और OH- की वैल्यू, अगर मैं न्यूट्रल अकेले पानी की बात कर रहा हूं तो H+ और OH- की वैल्यू हमेशा बराबर होती है। क्लियर यहां तक समझ में आ गया? अच्छा सर, आपको पता है सारे K वैल्यूज जो है वो टेंपरेचर पर डिपेंड करते हैं, तो टेंपरेचर बढ़ने से पानी ज्यादा टूटेगा और टेंपरेचर के कम होने से पानी कम टूटेगा। इसका मतलब ये जो Kw वैल्यू है जिसको आप आयनिक प्रोडक्ट कह रहे हैं वो Kw वैल्यू टेंपरेचर डिपेंडेंट वैल्यू है, और अगर ये टेंपरेचर डिपेंडेंट वैल्यू है तो एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड द वैल्यू ऑफ Kw इज अ फिक्स्ड वैल्यू एंड दैट इज 10⁻⁻14। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का जो आयनिक प्रोडक्ट है जिसको Kw कहा जाता है वो एक फिक्स्ड वैल्यू है जिसकी वैल्यू 10⁻14 के बराबर होती है। क्लियर है? अगर पानी का टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा दिया जाए, बल्कि इसको ऐसे लिख लेते हैं, अगर मैं टेंपरेचर की बात करूं तो एट टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा तो जो Kw वैल्यू होगी वो Kw वैल्यू वो 10⁻⁻14 से बड़ी होगी। मानते हो इस बात को? क्योंकि अगर आपने टेंपरेचर बढ़ाया तो पानी का डिसोसिएशन बढ़ेगा, पानी ज्यादा टूटेगा। टेंपरेचर बढ़ाने से तो कोई भी चीज ज्यादा टूटती है, तो टेंपरेचर बढ़ाने से पानी ज्यादा टूटेगा, और अगर पानी ज्यादा टूटेगा तो H और OH की वैल्यू बढ़ेगी, और H और OH की कंसंट्रेशन बढ़ने से ये मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू बढ़ेगी, और इस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू बढ़ने से पानी का Kw इंक्रीज कर जाएगा। लेकिन अगर आपने कहीं टेंपरेचर कम किया, यानी अगर आपने पानी का टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से कम लेने की कोशिश की, तो जो Kw वैल्यू होगी वो 10⁻⁻14 से कम हो जाएगी। बताओ जल्दी से बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? हम कहीं कुछ झंझटबाजी नहीं कर रहे हैं, बहुत पता है। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि टेंपरेचर के बढ़ाने से Kw की वैल्यू बढ़ क्यों गई, तो आप बता देंगे कि टेंपरेचर के बढ़ाने से डिसोसिएशन हमारा इंक्रीज कर रहा है, डिसोसिएशन इंक्रीजेस, और अगर पानी का डिसोसिएशन इंक्रीज करेगा तो ऐसे में Kw वैल्यू बढ़ जाएगी, और अगर पानी का टेंपरेचर आप कम लेंगे तो ऐसे में जो डिसोसिएशन है वाटर का वो डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से पानी का Kw 10⁻⁻14 से कम हो जाता है। यहां तक ठीक है? सबको यहां तक तो वो पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। तो अगर मैं प्योर वाटर के पीएच वैल्यू की बात करूं तो देखो बहुत साफ दिखाई देता है, सारे बच्चे इस बात को एग्री करेंगे कि अगर मैं प्योर वाटर के पीएच वैल्यू की बात करूं तो सबसे पहली बात तो एक चीज तो क्लियर है कि जो Kw है दैट इज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड की अगर आप बात करें तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक चीज तो क्लियर है कि जो Kw उसकी वैल्यू H+ और OH- के बराबर होती है। क्लियर है? तो अगर उसकी वैल्यू H+ और OH- के बराबर है और क्योंकि वो Kw 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10⁻⁻14 है, तो एक चीज तो क्लियर है कि H+ की जो कंसंट्रेशन है और जो OH- की कंसंट्रेशन है वो दोनों सेम है। मानते हो बात को? यानी अगर प्योर वाटर है तो प्योर वाटर का जो डिसोसिएशन है वो अभी आपने कैसे दिखाया सर, प्योर वाटर का डिसोसिएशन H+ और OH- में होता है, तो जितने H+ आयंस बनेंगे उतने ही OH- आयंस बनेंगे। तो अगर H+ और OH- आयंस की वैल्यू बराबर है क्योंकि वाटर न्यूट्रल है, तो ऐसे में अगर मैं दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻14 बोलता हूं तो फिर इसका मतलब H+ की वैल्यू भी 10⁻⁻7 होगी, OH- की भी 10⁻⁻7 होगी, जिसका मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁻14 के बराबर होगा। इसका मतलब ये हुआ 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी के अंदर H+ की कंसंट्रेशन कितनी है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द H+ concentration is 10⁻⁷. So the pH value of water is minus log H+ concentration, और H+ की जो कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ है, so the pH value of water is 7. कब ऐसा सर? ऐसा तब है जब Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 थी। कब थी 10⁻⁻14? सर Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर थी, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर पानी की पीएच की बात की जाए तो वो कितनी आती है? 7। जरा समझना, ये सब छोटे छोटे जब आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करें, और अगर ऐसा है तो आप एक पीएच स्केल बना सकते हैं। तो अगर मैं किसी पीएच स्केल की बात करूं तो ये पीएच स्केल ये कहता है कि अगर आप 7 पॉइंट की बात करते हैं तो दिस 7 पॉइंट इज माय न्यूट्रल पॉइंट। बताओ समझे बात को? 7 इज न्यूट्रल। कब की बात कर रहे हैं ये पीएच स्केल? सर ये पीएच स्केल 25 डिग्री पर आ जा रहा है, इसलिए क्या बोला जा रहा है? इसलिए बोला जा रहा है कि 7 इज न्यूट्रल पॉइंट, और अगर 7 न्यूट्रल पॉइंट है तो जो 7 के ऊपर वाले लोग हैं, जैसे जो कम पीएच वाले हैं 6, 5, 4 सो ऑन, ये सिस्टम हमारा एसिडिक सिस्टम, और 7 से जो बड़े वाले लोग हैं 8, 9, 10 सो ऑन सर, ये हमारे बेसिक सिस्टम। यानी ऐसे सॉल्यूशंस जिनकी पीएच 7 से कम है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, उनको आप एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे, और जिनकी पीएच 7 से ज्यादा है वो हमारे बेसिक सॉल्यूशन है। क्लियर है? लेकिन न्यूट्रल पॉइंट कौन सा है सर? न्यूट्रल पॉइंट इज 7। कब की बात है सर? ये बात है हमारी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। यानी यहां पर अगर आप साफ साफ मेंशन करना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं सॉल्यूशंस, जो भी सॉल्यूशंस आप बनाते हैं, सॉल्यूशंस हैविंग pH greater than 7 they are basic solutions, और अगर यही बात बोली जाए सॉल्यूशंस हैविंग pH less than 7 they are acidic solution, और सॉल्यूशंस हैविंग pH is equal to 7 they are neutral solution। बताओ यहां तक क्या ये वाली बात समझ में आई सबको? लेकिन फिर मैं बोलूंगा ये कब सही है? ये सिर्फ तब सही है जब 25 डिग्री की बात होगी। क्लियर है? यानी अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बड़ा है, तो अगर आपका टेंपरेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बड़ा है पानी का, तो क्या हो? तो अगर Kw की वैल्यू 10⁻⁻14 से बड़ी है तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जो H+ की वैल्यू है वो 10⁻⁷ से बड़ी आएगी। मानते हो इस बात को? जो H+ की कंसंट्रेशन है वो 10⁻⁷ से बड़ा आएगा। सब लोग समझ पा रहे भाई? 12th फ्रॉम हिंदी मीडिया, सब लोग समझते होंगे। पीएच की वैल्यू जो कि माइनस लॉग H+ की कंसंट्रेशन के बराबर होती है, तो क्या तुम इतनी गणित जानते हो कि अगर H+ की वैल्यू 10⁻⁷ से बड़ी रखी जाए तो जो पीएच निकल के आएगी वो 7 से छोटी निकल के आएगी? बताओ मेरी बात समझे? क्या ये गणित तुम्हें आती है? ये एक सिंपल गणित है, ये मैथ्स है, आपको अपने आप समझनी है। क्लियर है? ये पॉइंट है, ये न्यूट्रल पॉइंट पक्का लेस देन 7 होगा। दिस इज लेस देन 7 न्यूट्रल। बताओ मेरी बात सब लोग समझे? यानी इस बार जो न्यूट्रल पॉइंट है वो 7 से कम है, और इस 7 से कम वाले न्यूट्रल पॉइंट के बाद जो उससे और कम पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या बनेंगे सर? वो हमारे एसिडिक, और जो 7 से इससे ज्यादा वाले पॉइंट्स हैं वो हमारे क्या बनेंगे? बेसिक। सो दिस इज एसिडिक सॉल्यूशन होंगे ये वाले, और ये वाले आपके बेसिक सॉल्यूशन। क्लियर है? यानी मैं ये बताना चाहता हूं तो एक चीज तो क्लियर है, और कुछ अगर आप प्रेडिक्ट कर पाए ना कर पाए, लेकिन एक चीज तो प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि सर इस बार अगर ये 7 से कम वाला पॉइंट न्यूट्रल है तो जो 7 वाला पॉइंट होगा वो पक्का नीचे होगा। मेरी बात सब लोग समझे कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? ये जो 7 वाला पॉइंट है सर, वो 7 वाला पॉइंट तो पक्का यहां होगा।
This is 7. If it is less than 7, so it will be 7. And if it is 7, so this lies in which region? So this lies in basic region. यानी if you increase the temperature of water from 25 degree centigrade, the 7 point will पक्का a basic system. बताओ मेरी बात समझे? सब लोगों को क्या ये बात समझ आई? ये जो 7 पॉइंट है, ये हम सॉल्यूशन लिखते हैं ना, बड़ा मजा आएगा। सॉल्यूशन लिखते हैं। अगर Kw की वैल्यू 10 रेज़ पावर -12 है, तो इसका मतलब ये हुआ H प्लस और OH माइनस का जो गुणा है, वो 10 रेज़ पावर -12 है। और क्योंकि वाटर में H प्लस और OH माइनस आपस में बराबर होते हैं, इसलिए H प्लस की वैल्यू वो 10 रेज़ पावर -6 मोलर होगी। इसलिए जो pH आएगी वो कितनी आएगी? पानी की 6। इसका मतलब इस बार जो न्यूट्रल पॉइंट है, ये हमारा न्यूट्रल हो गया। क्लियर है? तो अब जो सॉल्यूशंस वो हमसे पूछ रहा है, अगर हम हमसे सॉल्यूशंस की बात करें, तो जो सॉल्यूशंस वो हमसे पूछ रहा है, मान लीजिए हम दो तीन तरह के सॉल्यूशंस ले लेते हैं। एक ले लेते हैं pH इज इक्वल टू 7, एक ले लेते हैं pH इज इक्वल टू 5.9, एक ले लेते हैं pH इज इक्वल टू 6.3। मान लीजिए तीन सॉल्यूशंस हैं। जल्दी से बताइए इन तीनों सॉल्यूशंस का अब लेवल क्या होगा? सर 6 इज न्यूट्रल। इस बार आपने pH स्केल में क्या बनाया? दिस 6 इज न्यूट्रल। क्लियर है? अगर ये न्यूट्रल है तो जल्दी से बताओ 5.9 का सीन क्या बनेगा? सर 5.9 ऊपर आएगा भाई साहब। सर ये है 5.9 और अगर ये 5.9 है तो ये पक्का क्या बन गया? सर इस बार ये आपका एसिडिक सॉल्यूशन बन गया। क्लियर है? और अगर आप 6.3 की बात करते हैं तो 6.3 6 के नीचे आएगा सर। दिस इज 6.3। ये आपका पक्का कौन सा सॉल्यूशन बन गया? सर ये बेसिक सॉल्यूशन बन गया। और 7 जो पहले न्यूट्रल हुआ करता था, आज वो 6 के नीचे है, सर वो पक्का क्या बन जाएगा? सर ये भी हमारा बेसिक सॉल्यूशन बन जाएगा। मेरी बात जल्दी से बता दो, समझ आई कि नहीं? 10 पर -14 से कम हो जाएगी। Kw अगर 10 पर -14 से कम हो गई तो जो H प्लस, आप समझ रहे हैं? जो H प्लस है वो वैल्यू 10 पर -7 मोलर से बड़ी होगी। मानते हो सब लोग? अगर H प्लस की वैल्यू 10 पर -7 मोलर से कम होगी, सॉरी 10 पर -7 मोलर से वो कम हो जाएगी। जो H प्लस है वो 10 पर -7 मोलर से कम हो जाएगी। और अगर H प्लस 10 पर -7 मोलर से कम हो गया तो जो pH होगा, जिसको आप पानी की pH कहते हैं, वो pH पक्का 7 से ज्यादा होगा। यानी इस बार जो न्यूट्रल पॉइंट है आपका वो 7 से बड़ा होगा। और अगर न्यूट्रल पॉइंट 7 से बड़ा तो pH स्केल क्या कहता है? सर pH स्केल ये कहता है कि ये जो न्यूट्रल पॉइंट है दैट इज ग्रेटर देन 7, दिस विल बी न्यूट्रल। तो अगर ग्रेटर देन 7 न्यूट्रल, अगर ग्रेटर देन 7 न्यूट्रल, तो इसका मतलब ये हुआ जो 7 वो कहां आएगा? सर ग्रेटर देन 7 अगर न्यूट्रल है तो जो 7 वाला पॉइंट है सर वो यहां आएगा। और अगर आप 7 वाला पॉइंट ऊपर देख रहे हैं तो ये सिस्टम आज क्या बोला जाएगा? एसिडिक। और ये नीचे के सारे लोग हमारे क्या बनेंगे? बेसिक। यानी ये ऊपर वाले लोग हमारे एसिडिक सॉल्यूशन है, जो और जो नीचे वाले लोग हैं वो बेसिक सॉल्यूशन। मेरी बात समझ रहे हैं? लेकिन मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि 7 से बड़ा वाला अगर सॉल्यूशन है आपका न्यूट्रल, तो जो 7 वो पक्का आपका क्या बनेगा? एसिडिक सिस्टम बनेगा। क्लियर है? अब वो कितनी न्यू pH है वो आपको सवाल देगा। जैसे फिर वही बात कर लेते हैं। मान लीजिए एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझते हैं। भाई एट टेंपरेचर T, अब टेंपरेचर के बारे में तो कुछ नहीं बताया, लेकिन सिर्फ इतनी बात बताई गई है कि उस टेंपरेचर पर कंटेनर के अंदर H प्लस और OH माइनस की जो कंसंट्रेशन है वो 10 पर -3 एंड 10 पर -7। यानी ऑब्वियसली सर एक सॉल्यूशन की बात की जा रही है, एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें H प्लस की जो कंसंट्रेशन है वो 10 पर -7 मोलर है और जो OH माइनस की कंसंट्रेशन है वो 10 पर -3 मोलर। सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आपने भी बताया था जितने H प्लस होते हैं उतने ही OH माइनस होते हैं। अरे भाई वो तो मैंने पानी के लिए बताया था ना, पानी न्यूट्रल है तो जितने H प्लस है उतने OH माइनस होंगे। लेकिन सर ये एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में H प्लस इतने हैं और OH इतने हैं, बात खत्म। सर अगर ऐसा है तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि H प्लस और OH माइनस का जो मल्टीप्लिकेशन है वो तो हमेशा Kw के बराबर होता है। सो दिस टाइम 10 पर -7 into 10 पर -3 दैट इज 10 पर -10। ये Kw वैल्यू होगी इस पर्टिकुलर टेंपरेचर पर। बात समझ आई? बात सबको वाली बात समझ आ गई? यानी Kw वैल्यू इज 10 पर -10। सो दिस इज अ सॉल्यूशन। ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी H प्लस कंसंट्रेशन ये है और जिसकी OH माइनस कंसंट्रेशन पर्टिकुलर। अगर मैं इसी टेंपरेचर पर H प्लस की वैल्यू को 10 पर -7 तक इंक्रीज कर दूं, यानी अब H प्लस की वैल्यू को 10 पर -5 से 7 से बढ़ाकर 10 पर -5 कर दें, तो OH माइनस कितने होंगे? टेंपरेचर वही T है, यानी टेंपरेचर अगर चेंज नहीं है तो Kw की वैल्यू 10 पर -10 रहेगी। समझ आई? यानी अब आप नया तरीका क्या निकालेंगे? क्योंकि Kw H प्लस into OH माइनस के बराबर होता है और Kw की वैल्यू 10 पर -10 निकाली जा चुकी है और H प्लस की वैल्यू को बढ़ाकर आप 10 पर -5 करना चाहते हैं, तो जो OH माइनस की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी? OH माइनस की वैल्यू 10 पर -10 डिवाइडेड बाय 10 पर -5 एंड दैट इज 10 पर -5 होना चाहिए। बताइए मेरी बात समझे? शाबाश, बहुत सारे बच्चे इसका आंसर सही बता रहे हैं एंड दैट इज 10 पर -5 इसकी pH को लेके। क्लियर है? तो स्ट्रांग एसिड्स वो लोग होंगे जो वाटर के अंदर 100% डिसोसिएट करते होंगे। हमें उनको स्ट्रांग एसिड्स की कैटेगरी में रखता हूं। यानी अगर मैं स्ट्रांग एसिड की बात करता हूं तो एक चीज क्लियर है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज 1। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? ये 100% डिसोसिएट करते हैं। ये जो स्ट्रांग एसिड है जिनके बारे में बात कर रहे हैं, दे डिसोसिएट 100% इन वाटर। ये पानी के अंदर 100% डिसोसिएट कर जाते हैं, वो हमारे स्ट्रांग एसिड। क्लियर है? स्ट्रांग एसिड यानी मान लीजिए HCl ले लेते हैं, सी मोलर HCl की pH निकालनी। तो अगर आपको सी मोलर HCl की pH निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे? आपको बहुत आसान है। मैं एक केस बनाता हूं सबसे पहले और उसी को एक बार डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं और उसके बाद चीजों को आसान कर लेते हैं। क्या है? सर देखिए ऐसा है कि ये आपका बर्तन है और इस बर्तन में आपने HCl का सी मोलर सॉल्यूशन लिया। आपने HCl का सी मोलर सॉल्यूशन लिया। भाई देखो ये HCl की बात करते हैं तो सी मोलर HCl का मतलब है HCl पानी के अंदर पहली बात तो 100% डिसोसिएट करता है, जैसा कि बात हो चुकी है। ये स्ट्रांग एसिड है, वाटर के अंदर 100% डिसोसिएट सॉल्यूशन है, तो पानी भी अंदर पड़ा हुआ है और अगर पानी पड़ा हुआ है तो पानी भी तो H प्लस और OH माइनस के साथ अभी हमने पढ़ा था एक इक्विलिब्रियम बनाता है। तो अगर पानी भी H प्लस, मतलब आपको इस सॉल्यूशन की pH चाहिए और इस सॉल्यूशन की pH लाई जाएगी इन दोनों H प्लस को जोड़कर। क्लियर है वाली बात? यानी अगर आपको pH इस सॉल्यूशन की निकालनी, ये चीज बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूज करती है, सब लोग डालना चाहते हैं, तो ये माइनस लॉग H प्लस कंसंट्रेशन से निकाली जाएगी। लेकिन ये जो H प्लस है ये टोटल H प्लस होनी चाहिए, क्योंकि मुझे HCl की pH नहीं चाहिए, मुझे HCl सॉल्यूशन की pH चाहिए जिसकी कंसंट्रेशन क्या है? C। तो HCl नहीं है तो सर पानी भी डिसोसिएट करता है, सर पानी भी H प्लस निकालता है। तो अगर आपको सॉल्यूशन की pH चाहिए तो आपको ये वाले H प्लस और ये वाले H प्लस जोड़ने चाहिए और इन दोनों को जोड़कर टोटल H प्लस निकालने चाहिए और वो टोटल H प्लस ही आपकी pH डिसाइड करेंगे। यहां तक समझ आया? यानी अगर कोई पूछता है कि भाई साहब ये जो और वो H प्लस जो पानी से निकल कर आते हैं, अगर मैं दोनों H प्लस को जोड़ दूं तो मुझे टोटल H प्लस पता चल जाएगा। ठीक है? अब डिसोसिएट करता है, इसलिए अगर HCl की कंसंट्रेशन C है तो पानी के अंदर HCl के डिसोसिएशन से जो H प्लस तैयार होंगे वो H प्लस की कंसंट्रेशन भी C मोलर होगी। बताओ समझे बात को? सबको बात समझ आ रही है? HCl अगर 100 वाले H प्लस C है, वाटर से आने वाले H प्लस कितने होंगे? तो मैं कहता हूं वाटर से आने वाले H प्लस तो टेंपरेचर पर डिपेंड करते हैं। अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है तो वाटर से आने वाले जो H प्लस होंगे वो 10 की पावर -7 मोलर होंगे। पहले बात हो चुकी है। हां बिल्कुल सही। तो आप एक गलती मत करना। तो क्या सर लोग ये कहते हैं कि एसिड से आने वाले H प्लस C है और वाटर से आने वाले जो H प्लस है वो 10 की पावर -7 है। तो बस यही एक गड़बड़ हो रही है। मैं चाह रहा हूं कि मैं इस चीज को आसानी से और तसल्ली से इस बात को समझ लूं, क्योंकि ये थ्योरेटिकली हमसे एक सवाल मेंस लेवल पर आता था और पानी से H प्लस जो निकल के आ रहे थे वो 10 पर -7 थे। आपने उसके अंदर HCl डालकर एक सॉल्यूशन तैयार किया जो कि C मोलर सॉल्यूशन है। ठीक? अब तुम समझो जरा, अगर पानी तसल्ली से डिसोसिएट कर रहा था, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं कि आपके पास जो बर्तन है वो ये बहुत तसल्ली से समझने की कोशिश करते हैं। ये यहां तक ठीक है? सब कुछ ठीक लग रहा है? अच्छा, अब हुआ क्या? यहां से आने वाले H2O से आने वाले H प्लस कितने हैं? सर ये 10 की पावर -7। अब आपने इसके अंदर HCl गिराया। जब आप HCl गिराकर HCl का सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो C मोलर बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ सर जब आप इसके अंदर HCl गिराएंगे तो HCl से भी H प्लस निकल के आएंगे। अब हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा,
ली चार्ट के प्रिंसिपल क्या कहता है कि अगर आप H+ की कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो ये रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड में जाएगी तो ऐसे में पानी से आने वाले H+ वो कम हो जाएंगे। यानी जैसे ही अगर ये अकेले पड़ा है तब तो ठीक है, पानी से आने वाले H+ 10⁻⁷, लेकिन अगर ये ऊपर से HCl गिरेगा तो HCl भी H+ बनाएगा और ये H+ इस H+ को धमकाएंगे और कॉमन आयन इफेक्ट लगाएंगे, और इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेगी और इसका कोई नया कांसेप्ट नहीं है। दिस इज सिंपल ली चार्ट कॉमन आयन इफेक्ट, क्योंकि H+ हमारा कॉमन है। This is common ion effect. So due to this common ion effect, the H+ coming from water, they will be now less than 10⁻⁷. बताओ मेरी बात समझे? क्या ये वाली बात समझ में आ रही है? Should be less than 10⁻⁷ मोलर. Due to what? Due to common ion effect. बताओ समझ लो ये वाली बात। इस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से H+ की जो कंसंट्रेशन है जो पानी से निकल के आ रही है वो 10⁻⁷ से कम हो जाएगी। ठीक है सर, एसिड से आ रहा है सर, कोई शक नहीं है सर, जो H+ एसिड से आ रहा है वो सी मोलर, यहां तक कोई डाउट नहीं है। यानी अब तक मैं ये सोच रहा था जो एक 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब पानी अकेले टूट रहा था तो उसके H+ 10⁻⁷ मोलर आ रहे थे, लेकिन उसी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर वो पानी HCl की प्रेजेंस में टूट रहा है तो अब पानी से आने वाले H+ 10⁻⁷ मोलर से कम हो जाएंगे ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट और ली चार्ट प्रिंसिपल। क्या ये बात सब लोग एग्री करते हैं? मान लेते हैं कि पानी से आने वाले जो H+ है वो X है, क्लियर है? तो अगर पानी से आने वाले H+ X, पानी से आने वाले OH भी X होंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि पानी जितने H+ देता है उतने OH देता है, बिल्कुल सही है। यानी पानी वाले ड्यूरिंग कॉमन आयन इफेक्ट, यानी समझ लो मैं यहां पर साफ मेंशन कर रहा हूं कि मैंने X किसको लिया। X इज द कंसंट्रेशन ऑफ H+ कमिंग फ्रॉम वाटर आफ्टर व्हाट? आफ्टर कंसीडरिंग कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल स्टार मार्क कर देते हैं बच्चों। X हो ना सर, इस बर्तन में टोटल H+ होंगे X + C, बताओ समझे? यानी ऐसा तो नहीं हो सकता सर पानी वाले H+ नीचे पड़े होंगे और एसिड से आने वाले H+ ऊपर पड़े होंगे, नहीं सर, H+ तो पूरे बर्तन में फैले होंगे। हां, और एसिड वाले C है, तो अगर कहीं पर भी आपको H+ की कंसंट्रेशन लिखनी है तो क्या लिखोगे सर? कहीं पर भी अगर आपको टोटल H+ की कंसंट्रेशन लिखनी है तो शुड बी H+ C, क्लियर है? यानी एक चीज तो क्लियर हो गई। अगर मैं इन दोनों को सेपरेट करना चाहता हूं तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि H+ कमिंग फ्रॉम वाटर, ये मैंने X मान लिए, और H+ कमिंग फ्रॉम जो आपका एसिड मान लिया HCl लिया था आपने, HCl वो C, क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे टोटल H+ पता चल जाएंगे और वो टोटल H+ हो जाएंगे X + C मोलर। ये आपके टोटल H+, क्लियर है? और इन टोटल H+ को यूज करके आप पीएच कैलकुलेट कर लेंगे। और अब आती है खूबसूरत बात, सब लोग इस बात को ध्यान रखेंगे, और वो खूबसूरत बात ये है चाहे कुछ भी हो जाए H+ और OH- की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन हमेशा किसके बराबर होता है? 10⁻⁴। मानते हो इस बात को? अगर 25 डिग्री सेंटीग्रेड की बात कर रहे हैं तो किसी भी सॉल्यूशन H और OH का जो गुणा होगा वो 10⁻⁴ के बराबर होगा। H+ की वैल्यू तो सर X + C है, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि सर X वो है जो पानी से आ रहा है, C वो है जो एसिड से आ रहा है, लेकिन OH कहां से आ रहा है सर? OH तो सिर्फ वाटर से आ रहा है, और वो कितने हैं? X, यानी X + C into X is equal to KW and that is 10⁻⁴। क्या तुम इतने काबिल हो कि ये देख पा रहे हो कि दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन X? C की वैल्यू सवाल में दे रखी होगी, कितना कंसंट्रेशन का एसिड है सर? X की क्वाड्रेटिक है, तो क्या मैं पंडित श्रीधराचार्य मेथड लगाकर X की वैल्यू निकाल सकता हूं? हां सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करके आप X की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्लियर है? और जो भी X की वैल्यू निकल के आएगी ये वो H+ होंगे जो वाटर देता है, और वो कंफर्म है सर, वो वैल्यू 10⁻⁷ से कम ही आएगी क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट लगा। इसका मतलब ये हुआ सर यहां से आप X की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, और जैसे X की वैल्यू आएगी सर ये है आपका टोटल H+, उस X की वैल्यू को उठाकर यहां पुट कर दीजिएगा, आपका पीएच तैयार हो जाएगा सर। ये है वो पूरा खेल जो बच्चों के समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है। सो पीएच इज इक्वल टू C, जिसमें X की वैल्यू उठाकर यहां पुट की जाएगी, और C की वैल्यू ऑलरेडी सवाल में गिवन है। यहां तक समझ में आई बात? ये पानी का खूबसूरत इक्विलिब्रियम जो अभी आपने पढ़ा था, ये इक्विलिब्रियम है ना, पानी खुशी खुशी पड़ा है और पानी से आने वाले H+ 10⁻⁷, यही होता था। फिर ये ऊपर से H+ गिरा और इसने पानी को धमकी दी, यही सब होता था, और इस धमकी की वजह से पानी पीछे भाग गया। अब अगर पानी का डिसोसिएशन कम हो गया तो एक चीज तो क्लियर है कि ये जो H+, ये H+ इस बार 10⁻⁷ से कम हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी से आने वाले H+ हैं, H+ कमिंग फ्रॉम H2O, दे विल बी लेस देन 10⁻⁷ मोलर, ये ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन आयन इफेक्ट की बात की वजह से अगर ये 10⁻⁷ से कम हो गए तो फिर तो एक चीज वैसे ही क्लियर हो गई कि ये वाले एसिड वाले हैं, ये वाले पानी वाले हैं जो कि 10⁻⁷ से कम है। तो सर इतनी बड़ी वैल्यू में अगर आप 10⁻⁷ जोड़ भी रहे हैं तो क्या फायदा है? आप समझ आपको, ये तो बिल्कुल बेकार है। 10⁻³ मोलर है, और जो वाटर वाले हैं वो 10⁻⁷ मोलर से भी कम है। तो सर ये इतनी बड़ी वैल्यू है, ये इतनी छोटी वैल्यू ऐसी की तैसी, सर इसको नेगलेक्ट कर दीजिए, इतना क्या दिमाग आ रहा है? नेगलेक्ट कर दिया सर। जैसे ही आप इसको नेगलेक्ट करेंगे सर ये ऑलमोस्ट क्या निकल आएगा सर? दिस इज ऑलमोस्ट 10⁻³ and it is almost 10⁻³ then the total H+ they are only coming from majorly from acid, so ultimately the pH is minus log 10⁻³ and the answer will be 3। बताओ मेरी बात सब लोग समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर आपने पानी की तो बात ही नहीं देखी, पानी टू दिस वैल्यू, ये इतनी बड़ी वैल्यू है कि ऊपर से एकदम से पहाड़ गिर गया 10⁻³ तो पानी कहेगा अरे इतने सारे H+ आ गए, तो जैसे ही इतने सारे H+ आएंगे ये वाले H+ घबरा जाएंगे और ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भागेगी। इसका मतलब एक चीज तो ऐसे भी क्लियर हो गई कि पानी को जो डर लग रहा है वो इस H+ के नाम से डर नहीं लग रहा है कि ऊपर H+ आ रहा है, पानी को डर लग रहा है कि यार ऊपर से H+ इतने सारे आ रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी जितने ज्यादा एसिड H+ देगा पानी उतना ज्यादा डरेगा, और पानी जितना ज्यादा डरेगा पानी से आने वाले H+ उतने कम हो जाएंगे, पानी का डिसोसिएशन उतना छोटा हो जाएगा। बताइए मेरी बात समझ नहीं? यानी अगर ऊपर से कम H+ गिरेंगे तो पानी कहेगा अरे तुम क्या डराओगे मुझे, समझ लो, और ऊपर से ज्यादा H+ गिरेंगे तो पानी घबरा कर पीछे भाग जाएगा। यानी अगर कभी मुझसे ये पूछा जाए कि इन सारे एसिड्स में से वो कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें पानी सबसे ज्यादा थर-थर कांप रहा है, पानी का डिसोसिएशन सबसे बर्बाद है, तो क्या आंसर देंगे सर? पानी सबसे कम डिसोसिएट वहां करेगा जहां पानी का इक्विलिब्रियम सबसे कम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागे, यानी पानी जितना पीछे भागेगा पानी का डिसोसिएशन उतना वीक हो जाएगा, पानी की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी कम हो जाएगी, और ऐसा वो घबराहट तब शो करेगा जब ऊपर से गिरने वाले H+ बड़े होंगे। इन सब में सबसे बड़ा H+ किसके पास है सर? इन सब में सबसे ज्यादा H+ ये एसिड दे रहा है एंड दैट इज 10⁻³। ये पानी को सबसे ज्यादा डराएगा, और जितना ज्यादा पानी डरेगा सर पानी उतना ही बैकवर्ड जाएगा, और पानी जितना बैकवर्ड जाएगा पानी का डिसोसिएशन या पानी की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन उतनी ही छोटी होती चली जाएगी। जल्दी से बताओ क्या ये वाली बात सबके समझ में आ गई? आपसे ये पूछा जाए कि भाई साहब ये बताइए सबसे ज्यादा वाटर के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट कहां लग रहा है, तो आप बताइएगा सबसे ज्यादा वाटर के ऊपर कॉमन आयन इफेक्ट वहां लगेगा जहां एसिड सबसे ज्यादा वाटर को धमकाएगा, और एसिड वाटर को सबसे ज्यादा वहां धमकाएगा जहां एसिड से आने वाले H+ सबसे ज्यादा, और सबसे ज्यादा H+ कहां है सर? सबसे ज्यादा H+ 10⁻³ मोलर है, इसलिए पानी सबसे ज्यादा कहां डरेगा इस केस में, और जितना ज्यादा पानी डरेगा वो उतना पीछे भागेगा, और जितना पीछे भागेगा पानी का डिसोसिएशन उतना ही कमजोर हो जाएगा। तो कभी वो मुझसे ये पूछे कि बताइए इन सारे सॉल्यूशंस में से पानी की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे कम कहां है, तो इन सारे सॉल्यूशंस में से पानी की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन सबसे कम उस सॉल्यूशन में है जहां पानी सबसे ज्यादा डर रहा है, और पानी वहां सबसे ज्यादा डरेगा जहां एसिड से आने वाले H+ सबसे ज्यादा होंगे। बताइए समझ में आई बात? मोलर से ज्यादा है 10⁻⁶ मोलर या 10⁻⁶ मोलर से ज्यादा है, तो ऐसे में एक चीज तो क्लियर है, वाटर चुप रहेगा, डर के मारे पानी कुछ नहीं बोलेगा। तो सब लोग पहले इस बात को याद
10 की पावर -6 या उससे बड़े हैं तो पानी चुप रहेगा, यानी पानी से आने वाले जो H+ हैं, H+ कमिंग फ्रॉम H2O, वो नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे। क्लियर है? सबको वाली बात समझ आ गई? यानी तो ऐसे टोटल होंगे वो क्या होंगे सर? ऐसी सूरत में जो H+ टोटल होंगे वो होंगे H+ कमिंग फ्रॉम एसिड। बताओ क्या ये वाली बात सबके समझ में आ गई? यानी ऐसी सूरत में एक बार आपको H+ पानी से आने वाले कंसीडर करने पड़ेंगे। क्या ये बात समझे? क्या ये वाली बात समझ में आ गई? और अगर ऐसा है तो इस बार जो H+ टोटल होंगे वो H+ टोटल वो सिर्फ एसिड वाले नहीं होंगे, इस बार जो H+ टोटल निकल के आएंगे, यानी अगर आपको H+ टोटल चाहिए तो वो टोटल H+ वो एसिड वाले भी होंगे और वो H+ पानी वाले भी होंगे। बताओ यहां तक समझे सब लोग? अब सिर्फ डाउट क्या आता है मैं समझ रहा हूं। डाउट ये आता है साया कि अगर आप पानी वाला निकालना चाहते हैं तो पानी वाला निकालने के लिए आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले इस दोनों बातों को याद कर लेते हैं। यानी अगर एसिड से आने वाले H+ 10 की पावर -6 मोलर या उससे बड़े हैं तो पानी चुप रहेगा, पानी से मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर H+ जो 10 की पावर -6 मोलर से कम आता है एसिड वाला तो पानी बोलेगा और आपको पानी की बात ध्यान से सुननी पड़ेगी। कैसे सुनेंगे सर? वो कॉमन आयन इफेक्ट लगाकर सुनेंगे। समझो बात को। चलिए मैं आपके सामने एग्जांपल लेता हूं। तो H+ देता है पानी, उतना ही देता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी? x + 10⁻⁷ x = 10⁻14। बताओ समझे? याद आ रही है क्वाड्रेटिक पंडित धराचार मेथड से? हम इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। इसको सॉल्व करके x की वैल्यू आ जाएगी। याद है? ठीक है? और जब x की वैल्यू आएगी तब आप pH कैलकुलेट करेंगे। तो अब pH कैसे कैलकुलेट करेंगे? pH = -log x + 10⁻⁷ और ये जो x है उस x की वैल्यू जो आपने निकाली पंडित धराचार मेथड को यूज करके वो यहां पुट कर देंगे। यहां पुट करने के बाद जो pH निकल के आएगी मैं तुम्हें एग्जैक्टली बताऊं तो वो pH 6.79 निकल के आती है। दिस इज द pH ऑफ द सॉल्यूशन। आप समझिएगा। यानी सब कुछ सॉल्व करने का तो नहीं है बिकॉज़ दिस इज नॉट इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम भी तो नहीं है। मेरी बात समझ में? तो अगर ये इक्विलिब्रियम नहीं है तो इसका मतलब जो HCl था वो पूरा का पूरा टूट गया। अब डर किस बात का? बात समझ में बात को? यानी जो उसको देना उसने पूरा डिसोसिएट कर दिया और अब अल्टीमेटली वो वाटर को धमकाने के लिए नीचे गिर रहा और वाटर का ही और वाटर से आने वाले H+ ही डर जाए। मेरी बात समझ में? तो इसलिए इस बात को अगर 10 की पावर -8 मोलर HCl का आंसर निकालते हैं तो सब लोग तो ये मानते हैं पानी की बात सुनी जाएगी या नहीं? जल्दी से हां या ना में जवाब दो। पानी बोलेगा या नहीं बोलेगा? जल्दी से बताओ। आज समझे मेरी बात को? यानी अब अगर मैं टोटल H+ निकालना चाहता हूं तो वो टोटल H+ क्या निकल के आएंगे? वो टोटल H+ आएंगे एक तो एसिड से आने वाले और एक H+ आएगा वाटर से आने वाले। एसिड से आने वाले तो 10⁻⁸ ही होंगे और वाटर से आने वाले x हो जाएंगे और वो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके आप इत्मीनान से निकाल लाएंगे सर। यहां से x की वैल्यू पुट करके टोटल H+ आ जाएंगे और जब आप टोटल H+ को यूज करके pH कैलकुलेट करेंगे तो इट विल बी -log 10⁻⁸ + x। ये x की वैल्यू यहां पुट कर दीजिएगा, आपकी pH आ जाएगी और मैं आपको बताऊं आप इस बात को याद कर लीजिएगा कि अब जो pH निकल के आएगी वो 6.98 आएगी। समझो मैं तुम्हारे मजे की बात कर रहा हूं, तुम्हारे फायदे की बात कर रहा हूं। अब क्या होगा? 10 की पावर -10 मोलर HCl का आंसर निकालना है। तब आंसर क्या निकल के आए? तो अगर 10⁻10 मोलर HCl का आंसर निकालना है तो ऐसे केस में आंसर नहीं आंसर निकालने के लिए क्या करेंगे? ऐसे केस में आंसर निकालने के लिए आपको भैया सर पानी वाले और एसिड वाले तो इस बार बताइए पानी बोलेगा कि नहीं? कि पानी भले ही डर जाए लेकिन उससे आने वाले H+ वो इससे तो फिर भी बहुत ज्यादा होंगे। पहली बात सर पानी डरेगा कितना? ना के बराबर। सर पानी ना के बराबर डरेगा। आप समझिए इस बात को। पानी ना के बराबर डरेगा। पानी इसलिए ना के बराबर डरेगा क्योंकि पानी को डर H+ के नाम से नहीं H+ के अमाउंट से लगता है। और सर आप खुद देखिए इस बार जब HCl टूटेगा तो वो H+ देगा और वो पानी को डराएगा। यही होता था अब तक, वो पानी को डराएगा। बिल्कुल सही है। तो आप खुद समझने की कोशिश करिए कि ये जो H+ हैं, ये H+ इस H+ को डराते थे। अब H+ की वैल्यू ही 10 की पावर -10 मोलर है। तो जब ऊपर वाले H+ इतने कम है, तो पानी को डर तो नेग्लिजिबल लगेगा। पानी को क्या डर लगना? जब ऊपर से आने वाले यानी पानी अपना मजे से टूट रहा है, उसने ऊपर देखा अरे यार इतने थे तो ऐसे में उस पानी से आने वाले H+ वो नेग्लिजिबल कम होंगे। ये इक्विलिब्रियम पीछे ना के बराबर जाएगा। तो ऐसे में पानी का डिसोसिएशन तो ऑलमोस्ट वैसा ही रहेगा जैसे पहले हो रहा था। और अगर पानी का डिसोसिएशन ऑलमोस्ट वैसा ही है, इसका मतलब ये हुआ जो H+ की कंसंट्रेशन है, वो वही 10 की पावर -7 के आसपास है। तो इस बार उस H+ को जो एसिड दे रहा है, उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाएगा। सब लोग समझने की कोशिश करना भाई। सब लोग इस बात को समझने की कोशिश करना। इस बार जो H+ है, जो एसिड से निकल के आ रहा है, वो नेग्लेक्ट कर दिए जाएंगे क्योंकि पानी ion effect on water is very less now due to very small H+ concentration coming from acid. क्लियर है? और इसी वजह से जो H+ पानी से निकल के आएंगे दे आर ऑलमोस्ट 10⁻⁷ मोलर। मेरी बात सब लोग जल्दी से बताओ समझे कि नहीं? दे आर ऑलमोस्ट 10⁻⁷ वो लोग ऑलमोस्ट 10⁻⁷ मोलर के आसपास होंगे। और अगर वो ऑलमोस्ट 10⁻⁷ है तो साफ दिखाई देता है सर कि भाई साहब जो आपका H+ होगा जिसको आप टोटल H+ कहते हैं वो किसके बराबर टू बी कमिंग फ्रॉम ओनली वाटर। सो द टोटल H+ इज 10⁻⁷ एंड दैट इज व्हाई द pH ऑफ सॉल्यूशन इज -log 10⁻⁷ एंड दैट दो बातें, एक तो एसिड से आने वाले H+ है और एक वाटर से आने वाले H+ है। आप क्या कह रहे थे? सर देखिए ऐसा है तो एसिड से आ रहा अगर वो 10 की पावर -6 मोलर के बराबर या उससे बड़ा है तो वाटर चुप रहेगा। क्लियर है? पानी चुप रहेगा। पहली बात ठीक है। दूसरी बात अगर H+ एसिड से आने वाला 10 की पावर -6 मोलर से छोटा है और 10 की पावर -8 मोलर से बड़ा है, जरा समझना 10 की पावर -8 मोलर या 10 की पावर -8 मोलर से बड़ा है तो आपको पानी कंसीडर करना पड़ेगा। क्लियर है? समझ में आया? यानी अब पानी बोलेगा, पानी बोलेगा। ये दूसरी बात हो गई। और तीसरी बात अगर एसिड से आने वाले H+ वो 10 की पावर -8 मोलर से भी कम हो गए तो ऐसे में एसिड चुप रहेगा। समझ बात को? एसिड चुप रहेगा और pH होगी सीधे सीधे पानी वाली और पानी वाली होती है हमेशा 7। जल्दी से बताओ क्या ये बात समझ में आ गई सबके? यानी ये तीनों बातें हमें ध्यान रखनी और मैंने कैलकुलेशंस इसलिए अवॉइड कर दी 6.79 होगा और अगर 10⁻⁸ मोलर HCl है तो आंसर 6.98 होगा। तो कम से कम ये दो आंसर याद कर लेते हैं क्योंकि ये दो आंसर इस बीच वाले केसेस के आंसर हैं और बीच वाले केसेस के आंसर निकालते वक्त क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ता है। तो मैं चाह रहा हूं कम से कम ये आंसर तो पहले से ही की कंसंट्रेशन वो 10⁻³ मोलर। मानते हो बात को? NaOH आपका स्ट्रांग बेस है, वो 100% डिसोसिएट करेगा और 100% डिसोसिएट करके OH- कितने निकल के आएंगे 10⁻3। ठीक है? लेकिन जो हमारे मतलब की बात है वो क्या है कि H+ और OH- का जो मल्टीप्लिकेशन है वो अगर टेंपरेचर गिवन नहीं है तो 10⁻14 होता है। तो अगर मैं दोनों साइड माइनस लॉग ले लूं तो आ जाएगा -log H+ प्लस -log OH- इज इक्वल टू 14। मानते हो? अगर दोनों साइड माइनस लॉग लिया जाए तो ये एक्सप्रेशन बनेगा। ये जो चीज है ये क्या है सर? ये pH और ये चीज क्या है? ये pOH। सो दिस इज pH
प्लस पीओएच इज इक्वल टू 14। यानी तुम्हारे लिए एक एक्सप्रेशन है जो मैंने डिराइव किया है यहां पर, वो ये है कि एट, और कब है सर, ये सारी कहानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, क्योंकि तभी ये 14 होगा। यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर पीएच और पीओएच का जो सम है वो 14 होगा। ठीक है, तो क्या यहां से पीओएच निकल आएगा? हां सर, पीओएच आ जाएगा माइनस लॉग ओएच माइनस कंसंट्रेशन एंड दैट इज माइनस लॉग 10 रेज़ पर माइनस 3 एंड दैट इज 3। सर लेकिन आपको पीओएच निकालना है या पीएच निकालना है? सर मुझे तो पीएच चाहिए। तो पीएच की वैल्यू क्या आएगी? सर पीएच की वैल्यू आएगी 14 में से पीओएच को माइनस करना पड़ेगा, और अगर आप 14 में से पीओएच को माइनस करें तो पीएच की वैल्यू 11 निकल के आएगी। यानी सवाल का जो सही आंसर है वो 11 निकल के आएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर। बताओ मेरी बात समझ रहे हैं? तो अब मैंने ये सवाल क्यों करवाया? मैंने ये सवाल इसलिए करवाया, इफ इट इज सी मोलर देन द H प्लस कमिंग फ्रॉम दिस H2SO4 दे विल बी 2C। अगर तुम इतनी भी केमिस्ट्री नहीं जानते तो फिर तो बहुत गलत। बहुत ध्यान से, अगर इस 2C की वैल्यू 10 की पावर -6 मोलर से बड़ी या ज्यादा है तो पानी चुप रहेगा, पानी चुप रहेगा। क्लियर है? वही पुरानी कहानी है। और अगर इस 2C की वैल्यू 10 रेज़ पर -6 मोलर से छोटी है तो पानी बोलेगा। क्या सर, अब तो बहुत साफ समझ में आने लगा, पानी बोलेगा। और पानी कैसे बोलता है? सर पानी के बोलने का वही तरीका है, पंडित धराचार मेथड। सर इसका मतलब है सर, इस बार केस, इस केस में आंसर कौन डिसाइड करेगा? इस केस का जो आंसर निकल के आएगा, जो ऊपर वाला केस है, तो ऊपर वाले केस का आंसर आएगा माइनस लॉग 2C। क्यों? क्योंकि सर पानी नेगेटिव हो गया। लेकिन नीचे वाले केस का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? माइनस लॉग x प्लस 2C। बताओ मेरी बात समझे? ये आएगा सर फाइनल आंसर। भाई बिकॉज़ आपको पानी से आने वाले x प्लस कंसीडर करने पड़ेंगे। लेकिन किस तरह से कंसीडर करने पड़ेंगे? सर वो कॉमन आयन वाली बात ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में गलती मत करिएगा। कॉमन आयन इफेक्ट को कंसीडर किया जाएगा और तब आपको पीएच निकालनी होगी। तो बताइए सर, x की वैल्यू कहां से निकाल के लाएंगे? अरे छोड़िए सर, x प्लस 2C into x इज इक्वल टू 10 रेज़ पर -14। उससे क्या निकलेगा? x निकलेगा। और जैसे ही x आएगा सर, इस x को उठा के यहां पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। हालांकि मेंस लेवल पर इसके चांसेस नेग्लिजिबल हैं, लेकिन आपसे पूछ तो सकता है, एक तो वो टोटल H प्लस HCl से आएंगे, एक वो टोटल H प्लस H2SO4 से आएंगे, और एक टोटल H प्लस सर पानी से भी तो आएंगे। पानी को कैसे भूल गए मास्टर? हालात क्या है? हालात है 10 की पावर -2 मोलर, 10 की पावर -2 मोलर। सर इतनी हाई कंसंट्रेशन आप जब एसिड्स के अंदर गिराएंगे सर, एक आदमी थर थर कांपेगा और उसका देहांत हो जाएगा, एंड दैट इज वाटर। सर वाटर की बात सुननी ही नहीं है सर, कहां चक्कर में पड़े। और मैं पहले बता चुका हूं, मेंस लेवल पर वाटर कहीं है ही नहीं। पानी कैसी की तैसी, पानी बिल्कुल नहीं बोलेगा। इसका मतलब हुआ कि जो भी इस बर्तन के टोटल H प्लस होंगे वो टोटल H प्लस कहां से आएंगे? सर वो टोटल H प्लस निकल के आएंगे एसिड से आने वाले H प्लस। ठीक, अब सर इसमें एक बात का ध्यान रखना है, क्या सर 600 ml आपने HCl लिया और 400 ml आपने H2SO4 लिया और दोनों को मिलाया, यही कर रहे हैं आप? यही कहानी है। तो यानी कि सर सिचुएशन इस बार मिक्सिंग की है। यानी आपने एक बर्तन लिया, बस इस बात का सब लोग ध्यान रखना भाई, आपने एक बर्तन लिया, वो आपको अगर इस बर्तन की पीएच चाहिए तो आपको इस बर्तन में H प्लस की कंसंट्रेशन चाहिए, यही होगा इसका मतलब। तो H प्लस की जो रिजल्टेंट कंसंट्रेशन है, H प्लस नेट, वो कैसे निकाली जाएगी वो मुझे सीखनी। और ये तुमने मोल कांसेप्ट में पढ़ रखा है। यहां से H प्लस उधर गिर रहे हैं, यहां से H प्लस उधर गिर रहे हैं, तो अगर आपको H प्लस नेट चाहिए तो आप कैसे निकालेंगे? नेट मोल्स ऑफ H प्लस डिवाइडेड बाय नेट वॉल्यूम। याद है सर, जब दो सॉल्यूशंस को आपस में जोड़ा जाता था तो रिजल्टेंट मोलैरिटी या कंसंट्रेशन निकालने के लिए इधर के H प्लस और इधर के H प्लस के मोल्स निकाले जाते थे और उनको जोड़कर टोटल वॉल्यूम। याद है तुम्हें फॉर्मूला M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2 बिल्कुल सही कह रहे हो। यानी यहां से आने वाले H प्लस कितने होंगे? चलिए निकाल, जो नेट निकल के आएंगे वो कितने होंगे? सर ये वाले H प्लस वहां गिरेंगे, चलिए बताइए कितने गिरेंगे? सर यहां पर वॉल्यूम 600 है और मोलैरिटी 0.01, तो कितने मिलीमोल्स आ जाएंगे? 600 into 0.01, ये आ गए वो मोल्स HCl के जो यहां गिरेंगे। यहां पर कितने गिरेंगे सर? यहां पर गिरेंगे जरा समझना, 400 into 0.01, ये H2SO4 के मोल्स होंगे और उसके डबल H प्लस के मोल्स होंगे। बताओ समझे? यानी H2SO4 एक HCl के मोल यहां से गिरेंगे H प्लस के मोल, और दो H प्लस के मोल यहां से गिरेंगे। यहां पर जो H प्लस के मोल्स होंगे वो H2SO4 के मोल्स के डबल होंगे। मोल्स कैसे निकाला जाता था? मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम। याद है तुम्हें वाली बात? तो यहां पर HCl के मोल्स आ जाएंगे दिस इनटू दिस, और जितने HCl के उतने H प्लस के। यहां से H2SO4 के मोल्स आ जाएंगे दिस इनटू दिस और उसके डबल H प्लस के मोल्स होंगे, और आप टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। और टोटल वॉल्यूम कितना है सर? टोटल वॉल्यूम आपका आ गया 600 प्लस 400, यानी टोटल वॉल्यूम आ गया 600 प्लस 400 ml। देखो ऊपर भी ml है इसलिए नीचे भी ml है, समझ में आपको? तो आप इसको सॉल्व करिए, आपको H प्लस नेट पता चल जाएंगे। कितने आ जाएंगे? 6 यहां से आएंगे और 8 यहां से आएंगे, 14, और 14 और ये 400, यानी कितना आ गया? 14 डिवाइडेड बाय 1000। ये आपके 14 डिवाइडेड बाय 1000 सही कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेना। 4 यहां से आ गए, 8 और कंसंट्रेशन पता चल जाती है तो पीएच निकल आती है। पीएच कितनी आ जाएगी सर? पीएच इज इक्वल टू, पीएच निकाल लेते हैं, पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग 14 अपॉन 1000। इसको अगर और सही से लिखें तो आप क्या लिख सकते हैं? दिस इज लॉग ऑफ 1000 माइनस लॉग 14, यही आ जाएगा ना, log 1000 माइनस log 14। तो log 1000 कितना होता है? log 1000 10 की पावर 3 है, दैट इज 3, और log 14 कितना होगा? log 14 होगा log 7 की वैल्यू हो सकता है, सवाल में देख लेते हैं, हां दे रखा है 0.84 दे रखा है ना, और 2 की वैल्यू तो आपको पता है 0.3, तो इसका मतलब ये होगा कि 0.3 और 0.84 को यूज करना है। तो दिस इज माइनस log 14, सो दिस इज log 7 प्लस log 2। देखो अब इस स्टेज पर मैं ये सब समझा नहीं पाऊंगा ना, मेरे पास इतना टाइम ना मेरे पास इतनी अकल। log 7 है वो आपका कितना है? 0.85, और log 2 कितना है? 0.3। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो इससे आप आंसर निकाल सकते हैं। तो log 3 कितना है? 0.84, सॉरी 0.84 दे रखा है, दिस इज 0.84, तो ये हो जाएगा आपका 0.84 माइनस 0.3, बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर पीएच। तो 0.84 0.3 0.14 हो जाएगा, तो 186 तो इसको सॉल्व करके आंसर क्या आ जाएगा? 1.86, यानी पीएच की वैल्यू आ रही है सॉल्यूशन की 1.86। तो आपको आंसर निकालना है 10 की पावर -2 के फॉर्म में, तो दिस इज 186 into 10 -2। क्लियर? 186 into 10 -2, ताकि मैं इतने पीएच का सॉल्यूशन बना सकूं। ये सवाल। तो अब आप खुद मुझे बताइए कि अगर मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं, व्हिच इज माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, क्लियर है? दिस इज माइनस लॉग OH माइनस कंसंट्रेशन, तो इससे आपको OH माइनस की कंसंट्रेशन पता चल जाएगी। OH माइनस है 10 रेज़ पर -2 मोलर। यानी मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर pH 12 है तो इसका मतलब जो pOH होगा वो 2 होगा, और अगर pOH 2 है तो OH की कंसंट्रेशन इस सॉल्यूशन की वो कितनी होनी चाहिए? 10 की पावर -2। तो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से आने वाले OH माइनस की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 मोलर है तो जरा जल्दी से बताओ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना होगा? बड़ा खूबसूरत सवाल है, इसको गुड सवाल, क्योंकि दुगनी। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कितनी होगी? सर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन 10 की पावर -2 से आधी होनी चाहिए। सर इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन अगर लेते हो तो उससे OH कितने आएंगे? 10 की पावर -2, और तब pH कितनी होगी? तब जाके pH होगी आपकी 12। क्लियर? ये समझ आ गया? यानी सवाल है सिर्फ मिलीलीटर में, तो मोल्स कितने का मोलारिटी, तो मोलारिटी कितनी है? 10 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 2 इनटू वॉल्यूम कितना लिया गया सर? 100 ml। सर ये 100 ml है, तो साफ दिखाई देता है ये 1/2
मिलीमोल्स हमें चाहिए, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1/2 मिलीमोल्स यानी 0.5 मिलीमोल्स चाहिए। तो x into 10 raised power -1, व्हाट इज दिस x into 10 raised power -1? सो दिस इज 0.5 यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 5, 5 into 10 raised power -1 इज 0.5। क्लियर? तो आपका आंसर क्योंकि 0.5 है और आपको x into 10 raised power -1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो x की वैल्यू क्या लिखी जाएगी? सर x की वैल्यू, दिस इज x into 10 raised power -1, तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू 5। क्लियर? समझ में आया? रिएक्शन होगी क्योंकि HCl और NaOH आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और वो NaCl प्लस पानी बना सकते हैं। इस बार ये आपस में रिएक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा? जब ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो कितना कितना रिएक्ट करेंगे? अब सर ये तो सिंपल मोल कांसेप्ट है। 10 100 into 0.1 यानी इसके कितने मिलीमोल हैं? 10। 100 into 0.1 इसके भी कितने हैं? 10। यानी अब आप ये बताइए आपके बर्तन में कौन? तो जिस बच्चे को इस बर्तन में कान लगा के इसकी आवाज सुननी आती है वो क्या बोलेगा? वो कहेगा बर्तन ये कह रहा है कि मेरे अंदर नमक पड़ा है और पानी है। इसका मतलब ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है और अगर ये कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन है सो दिस इज अ सॉल्ट NaCl जो कि किसी स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बना सॉल्ट है। सर ऐसी सूरत में सर एसिड भी खत्म बेस भी खत्म, ऐसी सूरत में जो भी pH निकल के आएगी वो क्या हो? सर दिस इज न्यूट्रल सॉल्यूशन, ये न्यूट्रल सॉल्यूशन और pH की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 कंसीडर की जाएगी। बताओ समझे बात को? तो जिसको थोड़ा सा भी आइडिया है वो सवाल कर सकता है कि ये एक ऐसा सॉल्ट हम यहां पर बनाया है जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बना सॉल्ट है और स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से बना सॉल्ट पानी के अंदर कुछ नहीं करता। तो ऐसे में जो भी pH वो पानी डिसाइड करेगी और पानी की pH 27 डिग्री 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 7 कंसीडर की जाती है। इसी में अगर मान लो HCl ज्यादा होता तो क्या होता? सर HCl ज्यादा होता तो जितना भी HCl बच जाएगा उस HCl से H+ की कंसंट्रेशन निकालेंगे टोटल वॉल्यूम से डिवाइड करके और उस H+ की कंसंट्रेशन से आप pH निकालिएगा। बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये सब पुरानी अगर ये नहीं पता है तो इसको सीखो तब जाके ये चैप्टर करना, वरना फिर चैप्टर को छोड़ सकते हैं। इसके 152.1 15 मिलीमोल है। तो ये दोनों आपस में क्या करेंगे? बैलेंस इक्वेशन है, लिमिटिंग एजेंट कौन होगा? HCl। HCl खत्म हो जाएगा और NaOH कितना बच जाएगा? 5। अब आप अगर इस बर्तन में कान लगा के बैठे तो क्या होगा? सर अगर आप इस बर्तन में कान लगा के इसकी आवाज सुनेंगे तो क्या आवाज आएगी बताइए? आवाज ये आएगी कि हमारे बर्तन में नमक पड़ा है और साथ में NaOH बच गया है। नमक कुछ नहीं करता लेकिन जो NaOH बच गया है उससे OH निकल के आ जाएंगे और इन OH को यूज करके हम pH निकाल सकते हैं। यानी कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरे बर्तन में OH- की कंसंट्रेशन कितनी है, जरा बताओ कितनी है? सर 5 मिलीमोल बच गए डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा? सर 100 ml मेरा है, 150 ml आपका है, यानी टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 5/250। यानी कुल मिला के OH- की जो कंसंट्रेशन है वो 1/50 और अगर ये 1/50 है तो जो pOH की वैल्यू आएगी वो माइनस log 1/50 आएगी एंड दिस इज log 50। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो log 50 का मतलब हो गया log 10 प्लस log 5। log 10 जो होता है वो 1 है और log 5 जो होता है वो 0.7 होता है। सवाल में दिया जाएगा दिस इज 1.7। सो pOH इज इक्वल टू 1.7। सो व्हाट इज pH? सर pH इज इक्वल टू 14 माइनस 1.7 एंड इट इज 12.3। खूबसूरत सवाल, एक्सपेक्टेड सवाल। आप समझ मेरी बात को? इस तरह की कैटेगरी बहुत ज्यादा है। देखिए वीक एसिड के लिए ये सिर्फ एक मिनट की बात है जो तुमसे करना चाह रहा हूं। हो सकता है इससे रिलेटेड कोई सवाल इलेक्ट्रोलाइट होता है जो 100% डिसोसिएट नहीं करता। स्ट्रांग एसिड या स्ट्रांग बेस के केस में क्या हो रहा था? सर स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस के केस में ये चल रहा था कि भाई आप 100% डिसोसिएट कर जाते हैं। तो जो भी आपकी कंसंट्रेशन है आपसे निकल के आने वाले H+ की कंसंट्रेशन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्योंकि आप 100% डिसोसिएट कर जाएंगे। यहां पर होते हैं वो 100% डिसोसिएट नहीं करते। तो अगर वो 100% डिसोसिएट नहीं कर रहे हैं तो फिर उनसे आने वाले H+ कितने होंगे ये प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। भाई जैसे HCl पूरा टूट जाएगा। डाइल्यूशन लॉ एक लॉ है जो ये कहता है कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो 1 नहीं होता। यानी स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो ऐसा कहा गया है कि स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट्स 100% डिसोसिएट करते हैं लेकिन जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो वाटर के अंदर 100% डिसोसिएट नहीं करते। तो जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट डिसोसिएट 100% इन देयर एक्वस सॉल्यूशन। बट जो इंपॉर्टेंट है वो लॉ क्या कहता है कि अगर आप डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीज करती जाती है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूरी तरह से 1 हो जाती है। यानी ये ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ क्या कहता है? कोई वीक एसिड है तो वीक एसिड अपने इक्विलिब्रियम के फॉर्म में डिसोसिएट करेगा, या जाएगा CH3CO- प्लस H+। तो अगर आप इस एसिटिक एसिड का डाइल्यूशन बढ़ाते जाएं, इसके ऊपर पानी डालते जाए तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भागती चली जाती है और अगर ये रिएक्शन फॉरवर्ड मूव करती चली जाएगी तो ऐसे में एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन बढ़ेगा और एक टाइम ऐसा आएगा कि 100% डिसोसिएट कर जाएगा जस्ट लाइक स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ऑन इंक्रीजिंग द डाइल्यूशन वीक को स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की तरफ टेंड करने लगते हैं और इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर तो वो पूरी तरह से स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं। दिस लॉ इज ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ। तो मैं सिर्फ